बुक से बढ़िया जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं वो तैयार किए गए हैं। तो देखिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बौद्धिक दांतों का विकास किस अवस्था में होता है। अब देखिए पढ़कर ही आपको आश्चर्य होगा कि भाई ऐसे प्रश्न आ गए कहाँ से, है ना। तो देखिए बौद्धिक दांतों का जो विकास है किस अवस्था में होता है। तो आपको बता दूं, ये जो बौद्धिक दांत है वो बौद्धिक दांतों की कुल संख्या अगर पूछे कितनी होती है, तो दोस्तों बौद्धिक दांतों की संख्या होती है 4। ठीक है, और नाम से पता चल गया कि बुद्धि वाले दांत। ठीक है, बुद्धि वाले दांत संख्या 4 होती है। और ये किस अवस्था में होते हैं दोस्तों, किशोर अवस्था में होते हैं, है ना। किशोर अवस्था में निकलते हैं। और एक चीज़ याद रखना, ये हर व्यक्ति के नहीं निकलते, है ना। हर व्यक्ति के ये दांत नहीं होते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति के दांत नहीं होते हैं, ये किसी किसी के निकलते हैं किशोर अवस्था में 4 दांत। इससे पहले आपको बता दूं, जो बाल्यावस्था है वहाँ बाल्यावस्था के अंत तक है व्यक्ति में 27 या 28 दांतों तो आ जाते हैं। ठीक है, 27-28 दांत बाल्यावस्था तक आ जाते हैं, जबकि किशोर अवस्था में 4 दांत और निकलते हैं, जिन्हें बौद्धिक दांत कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 1 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, अच्छा प्रश्न है, बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित है। देखिए विकास की प्रकृति पूछी है और कौन सा कथन उचित है कि सभी बालकों का विकास समान दर से होता है, तो ये चीज़ गलत है। समान दर या इसकी दर की जगह गति भी आ जाता है, तो आप ये चीज़ अलग नहीं है, दर और गति एक ही चीज़ है। ठीक है, तो देखिए समान दर नहीं होती है ना, गलत है, असमान होती है। मान लीजिए किसी की लंबाई जल्दी बढ़ती है और किसी की लंबाई बाद में बढ़ती है, कोई बौना रहता है कोई लंबा रहता है, तो विकास सभी का समान नहीं होता, असमान होता है। दूसरा, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं, बिल्कुल गलत है ये भी। विकास के विभिन्न पक्ष जैसे कि संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, ये पृथक पृथक नहीं होंगे, इनका आपस में क्या होगा, एक दूसरे से संबंध होगा दोस्तों। ठीक है, संबंध होगा, न कि पृथक पृथक होंगे। फिर विकास आनुवंशिक वातावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम है, तो ये बिल्कुल सही कथन है ना, कि विकास आनुवंशिकी, यानी कि बताया था आपको, याद है पिछले वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, उसमें मैंने बताया कि आनुवंशिकी, गुणनफल, वातावरण, ये सूत्र बराबर बराबर विकास, ये सूत्र किसने दिया, ये सूत्र दिया वुडवर्थ महोदय ने। ठीक है, वुडवर्थ महोदय ने दिया था ना। तो बिल्कुल जो विकास है वो आनुवंशिकी गुणों और वातावरण की अंत्यक्रिया का ही परिणाम है। और चौथा, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, विकास तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी क्रम चेंज आया। ठीक, तो ये गलत हो गया, है ना। सामान्य से विशिष्ट चलता है कि मतलब शुरुआत में बच्चा होता है तो वो बलबलाता है, माँ पा ऐसे सब बोलता है, उससे फिर बलबलाना से तो ये चीज़ क्या होगी, सामान्य होगी। फिर विशिष्ट सीखता है, यानी कि शब्द बोलना उच्चारण करना सीख जाता है। हाँ, एक अन्य उदाहरण है कि जैसे 6 माह का बच्चा होता है वो किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है, और अगर 1 वर्ष का हो जाता है तो वो एक ही हाथ से उस चीज़ को पकड़ लेता है, तो वो चलता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 2 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है कि थॉर्नडाइक के किस मुख्य नियम को संतोष या असंतोष का नियम कहा जाता है। एक और अच्छा प्रश्न है। थॉर्नडाइक ने देखिए प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, उसमें मुख्य नियम कितने बताए, 3, और +5 बताए, वो हो जाएंगे गौण नियम। ठीक है, जबकि 3 बताए इन्होंने मुख्य नियम, उनमें से किस नियम को संतोष या असंतोष का नियम कहा जाता है। तो देखिए एक है तत्परता का नियम, है ना। इसमें क्या है कि बालक जो कुछ भी सीखता है उसके लिए तत्पर होना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया अभ्यास का, है ना, उसे कहा जाता है उपयोग या अनुपयोग का नियम। और तीसरा होता है प्रभाव का नियम, और प्रभाव का नियम है दोस्तों यही संतोष या असंतोष का नियम है। कहने का मतलब है कि बालक इसमें कार्य करेगा, है ना, अगर कार्य करने पर उसे संतोष मिला तो वह उस कार्य को बार बार करेगा, है ना, उसे संतोष मिला तो वो कार्य की पुनरावृत्ति करेगा, तो मतलब प्रभाव पड़ा उस पर, है ना। और अगर कार्य में उसे असंतुष्टि मिली, उसे अच्छा नहीं लगा कार्य, तो वो बार बार उसको नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी प्रभावित कर रहा है ना, यानी प्रभाव या परिणाम आ रहा है, तो इसलिए प्रभाव के नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। जबकि जो आंशिक क्रिया है, यानी बहुत सी क्रियाएं करता है, उसमें एक जो सही क्रिया का फिर चयन होता है, सही क्रिया प्राप्त कर लेता बच्चा, ये तो जो थॉर्नडाइक का गौण नियम है वो है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 3 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 पर।
प्रश्न संख्या 4 है कि अधिगम नियोग्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। देखिए आरबीएससी, एनसीईआरटी, धीर सिंह धबाई, इन बुकों से है ना सारे के सारे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं कि अधिगम नियोग्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो देखिए अधिगम नियोग्यता का सबसे पहले प्रयोग किया था सैमुअल किर्क ने, है ना। केरन हार्नी, कार्ल रोजर्स, जेरोम ब्रूनर ये नहीं है। ब्रूनर ने तो अन्वेषणात्मक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, कार्ल रोजर्स ने अधिगम का सूचना प्रसारण सिद्धांत दिया, है ना, ठीक है। और जो सैमुअल किर्क थे इन्होंने ही अधिगम नियोग्यता का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अधिगम नियोग्यता क्या होती है दोस्तों? अधिगम नियोग्यता होती है कि सीखने में योग्य नहीं होना, है ना। सीखने में जो बालक योग्य नहीं होते हैं, जो अक्षम होते हैं, असमर्थ होते हैं, उनको कहते हैं अधिगम नियोग्य या अधिगम असम, ठीक है। अब देखिए इसकी एक विशेषता आपको वो है वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर वो आ गई ना तो उसके लिए आपको फायदा है। उसकी ये विशेषता है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है। और विशेषता ये है कि जो मानसिक बुद्धि है उसका अधिगम नियोग्यता से संबंध नहीं होता है। मानसिक बुद्धि है उसका अधिगम नियोग्यता से संबंध नहीं होता। लिख लेना इस फैक्ट को आप, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि मानसिक बुद्धि का अधिगम नियोग्यता संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे जो औसत बुद्धि वाला बालक होता है ना, मान लीजिए 100 मानसिक बुद्धि जिसकी रहे, बुद्धि लब्धि है ना, तो वो भी निरोगी में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो निरोगी है वो केवल पिछड़े वाला का है, यानी कि जो आपके मंद बुद्धि जड़ बुद्धि वो नहीं, जरूर नहीं है ना। तो मतलब अधिगम निरोग्यता का मानसिक बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। और सैमुअल किर्क ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो प्रश्न संख्या 4 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न आया पॉलीग्राफ उपकरण का। और मुझे लगता है कि बहुतों से लोगों ने ये प्रश्न नहीं पढ़ रखा। बुद्धि की पहचान है तो अभिसमता की, अभिवर्ती की या मिथ्या की। जो विकल्प नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तीनों के तीनों गलत हो जाते हैं। पॉलीग्राफ उपकरण का जो प्रयोग है वो मिथ्या की पहचान हेतु किया जाता है। मिथ्या यानी झूठ की पहचान। तो अब देखिए इस परीक्षण में क्या किया जाता है पॉलीग्राफ उपकरण में दोस्तों? इसमें देखो झूठ की पहचान हेतु या मिथ्या की पहचान हेतु इसको काम में लिया जाता है। शुरुआत में किसी से भी क्या इसमें सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए विशेषता आया जो बाल अपराध वाले बच्चे हैं ना दोस्तों, बाल अपराध वाले बच्चे है ना, उनके लिए वो क्या जो अपराध करते थे ना, तो शुरुआत में सरल प्रश्न पूछे और बाद में उनसे आपराधिक प्रश्न पूछते हैं ना, अपराध से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, है ना। जांच करते हैं कि उन्होंने अपराध किया है या नहीं किया ना, झूठ की। और अगर वो अपराध करने वाला जानता मैंने किया और वो झूठ बोल रहा है ना, तो इस उपकरण का प्रयोग करने से क्या होता है, उसका झूठ सामने आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 5 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। व्यक्तित्व से हर बार प्रश्न आता है आपके, व्यक्तित्व को टाइप ए और टाइप बी में किसने वर्गीकृत किया। तो देखिए व्यक्तित्व को अलग अलग प्रकार बताएं जिसमें टाइप ए और बी किसने बताए। देखिए पूरे प्रश्न को समझ लीजिए, काफ़ी फायदा मिल रहा है आपको। बहुत प्रश्न यहाँ तैयार हो रहे हैं। कार्ल जुंग की बात करूँ तो इन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताए, ठीक है। सेल्डन की बात करूँ शरीर रचना, है ना, प्रकार जो सिद्धांत है व्यक्तित्व का वो इन्होंने बताया। सेल्डन ने आयताकृतिक, गोलाकृतिक और लंबाकृतिक ये 3 प्रकार बताए। कार्ल जुंग ने 2 ही बताए, इनके शिष्यों ने फिर आके उभयमुखी तीसरा बताया। स्प्रेंजर की बात करूँ तो स्प्रेंजर की पुस्तक का नाम याद कर लो, एक तो टाइप्स ऑफ मेन, टाइप्स ऑफ मेन, ये इनकी पुस्तक थी स्प्रेंजर की। इन्होंने इसमें कुल 6 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। देखिए सुन लीजिए आराम से और लिख लीजिए लिखने को, ठीक है। पहला प्रकार हो जाएगा सैद्धांतिक, ठीक है, यानी कि जो सिद्धांत करता है, खोज करता है। वैज्ञानिक और दार्शनिक इसके उदाहरण है, ठीक है। दूसरा जाता है आर्थिक, यानी कि जो धन से संबंधित है, भौतिक सुख के इच्छुक है, जैसे कि व्यापारी और दुकानदार, ठीक है। तीसरा देखिए सौंदर्य अनुभवी, सौंदर्य अनुभव होता है जो संगीत, नृत्य, कला, सजावट इनसे संबंधित होते हैं ना, जैसे नृत्य कलाकार वगैरह ये हो गए। चौथा आता है इसका नाम सामाजिक, ठीक है। चौथा प्रकार सामाजिक हो जाएगा। सैद्धांतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सौंदर्य अनुभव हो गया, चौथा सामाजिक। सामाजिक जो सहानुभूति और परोपकार के हित में काम करते हैं, यानी कि समाज सेवी हो जाएंगे, समाज से जुड़े हुए। पांचवा जाता है राजनीतिक, यानी कि जो राजनीति करते हैं ना, जैसे राजनेता या मंत्री वगैरह, ठीक है। और अंतिम आ जाता है धार्मिक, यानी कि जो देवीय शक्ति से डर रखते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, आस्तिक होते हैं, जैसे संत और पुजारी, ये होते हैं धार्मिक। तो दोस्तों एक बार वापस बता देता हूँ, स्प्रेंजर ने टाइप्स ऑफ मेन में 6 प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार बताए। पहला है सैद्धांतिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है सौंदर्य अनुभवी, चौथा है सामाजिक, पांचवा है राजनीतिक और छठा है धार्मिक, ठीक है। तो ये तो थे स्प्रेंजर के। अब बात आई है कि टाइप ए और बी किसने दिया। तो टाइप ए और बी दिया है फ्रीडमैन और रोजनमैन ने,
ठीक है, किसने दिया? फ्रीडमैन और रोजनमैन ने। टाइप ए की विशेषता क्या है, बी की विशेषता क्या है, वो देख लेते हैं। देखिए ए को आप मान लीजिए कि ये तो गलत है, जो टाइप ए है वो गलत लड़का है और टाइप बी है वो अच्छा लड़का है। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे? अब जो गलत है वो क्या करेगा, उसके संवेग ए स्थिर रहेगा, है ना, वो संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। बी अच्छा है तो संवेगों में स्थिर रहेगा, संवेग पर नियंत्रण करेगा ना। ये गलत है, इसका मतलब ये क्रोध करता है। टाइप ए वाले लोग क्रोध करते हैं और जो टाइप बी होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं। टाइप ए वाले कुसमायोजित होंगे, है ना, कुसमायोजित होंगे, और जो टाइप बी है वो समायोजित प्रकार के होते हैं ना। ये उदासीन होते हैं, है ना, हर बार क्या सोचते रहते हैं, बस बैठे हुए चिंता करते रहते हैं ना, बिना वजह के काम नहीं करते, चिंता करते हैं, उदासीन रहते हैं, आलसी रहते हैं। टाइप बी वाले अपने ही मदमस्त होते हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे पूरा ही करते हैं ना, ये चीज़ है। तो ये टाइप ए और टाइप बी जो व्यक्तित्व के प्रकार है दोस्तों, ये फ्रीडमैन और रोजनमैन ने बताए थे। इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 6 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 है कि वे क्षमताएं जो व्यक्ति के व्यवहार के भावात्मक पक्ष संबंधित, किससे? व्यक्ति के व्यवहार के भावात्मक पक्ष या भावनाओं से। अब देखिए आपको पता है इनसे संबंधित होती है वो कौन सी कहती है? भाव का जो संबंध है वो रहता है दोस्तों हृदय से। किससे रहता है? हृदय से, है ना। तो देखिए संज्ञानात्मक क्षमता ये तो मस्तिष्क से संबंधित होती है, क्रियात्मक ये हाथ से होगी, और जो व्यवहारात्मक है वो हम अपने दैनिक व्यवहार में करते हैं ना, तो ये हट जाएगी। बच्चे कौन सी? संवेगात्मक। भाई संवेग है हमारे तब भी तो हमारी मतलब भावनाएं होती है, भावनाएं क्या? संवेग ही है। तो जो भावनात्मक पक्ष या भावना संबंधी जो क्षमताएं हैं दोस्तों वो संवेगात्मक क्षमताएं ही कहलाती है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में। एक और अच्छा प्रश्न और शानदार प्रश्न का कलेक्शन है यहाँ पे। देखिए 8वां प्रश्न है कि किसका कहना है कि बालक का दायां हाथ का होना ईश्वरीय देन है? बहुत अच्छा प्रश्न है ना। बालक का दायां हाथ है तो वो ईश्वरीय देन है, किसने कहा? तो दोस्तों ये कथन अरस्तु जी ने कहा। किसने कहा? अरस्तु जी ने कहा था कि बालक का दायां हाथ का होना ईश्वरीय देन है। तो ये तो एक प्रश्न बना, एक से क्या होगा, और प्रश्न बनाते। देखिए मैकेंजी ने यहाँ पे कुछ नहीं कहा, है ना। वाटसन का भी कहना है और हिल्ड्रेथ का भी कहना है ना। वाटसन जी ने क्या कहा था, लिख लो, याद कर लो। वाटसन ने कहा कि बच्चे का बाएं हाथ का या दाएं हाथ का होना सामाजिक शिक्षण है। क्या कहा वाटसन ने? बच्चे का बाएं हाथ का होना या दाएं हाथ का होना वो क्या है? वो सामाजिक शिक्षण है दोस्तों, ये वाटसन ने कहा। ठीक है। हिल्ड्रेथ जी ने, महोदय ने क्या कहा? हिल्ड्रेथ ने कहा कि बालक जिस समाज में रहता है उसी के अनुसार हाथों का प्रयोग करता है। बालक जिस समाज में रहता है उसी के अनुसार हाथों का प्रयोग करता है। ये किसने कहा? ये हिल्ड्रेथ ने कहा, है ना। तो वाटसन, हिल्ड्रेथ और किसकी परिभाषा हो गई? हमारे अरस्तु जी के ना। यानी कि एक नहीं बल्कि यहाँ पे 3 हमारे हाथ के संबंध में जो गामक विकास, क्रियात्मक विकास है बालक का, वहाँ से प्रश्न बना है। तो 3 प्रश्न यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। ये बेनिफिट आपको हमारा वीडियो देखने में। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 8 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 पर। अब आपको देखिए प्रश्न संख्या 9 ये भी आरबीएससी की बुक से उठाया हुआ है। दबाव का सामना करने में कौन सी तकनीक उपयोगी? और इस बार ये बता रहे हैं कि भाई आरबीएससी या एनसीईआरटी बुकें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनका शिक्षण करो। और इनके पीछे जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों वो हम सारे आपको यहाँ पे करवा देंगे। बस ये कि आप वीडियो देखना मत भूलिएगा ना, क्योंकि बाद में परीक्षा में ये प्रश्न आ गए तो फिर आपको दिक्कत होगी ना, इसलिए। तो देखिए 9वां प्रश्न पे चलते। दबाव का सामना करने में कौन सी तकनीक उपयोगी है ना? अब जानते हो दबाव, तनाव, है ना, कुंठा वगैरह, ये होता है दबाव। अब ये आ गया तो इसका सामना करना है ना, इससे शांति पानी, तो कौन सी तकनीक उपयोगी है? तो देखिए ध्यान भी इसमें उपयोगी है ना। व्यक्ति ध्यान लगाएगा, अपना मन एकाग्र करेगा, है ना, दबाव से मुक्त हो जाएगा। व्यायाम भी करेगा, कसरत, अभ्यास, योग, है ना। तो दबाव कहते हैं ना भाई कि व्यायाम करो स्वस्थ रहो, है ना, मन में दबाव या किसी प्रकार की चिंता नहीं आएगी। ठीक है। और विश्रांति होती है विश्राम करना। मान लीजिए कोई थका हुआ है उसको काम करना है ना, तो उस पर दबाव बनेगा, तो उस दबाव को रोकने के लिए विश्रांति भी अपनाता है। इसका मतलब है कि जो उपयुक्त सभी है दोस्तों वो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो प्रश्न संख्या जो 9 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 4 सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। दोस्तों आपको पता है कि जो मनोविदलन, विकार, मनोरोग आपके है टॉपिक, तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न वहाँ से लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में भी अच्छा प्रश्न था। देखिए यहाँ प्रश्न है कि बुलिमिया नर्वोसा एक रोग है जिसमें रोगी को क्या करना होता है? बुलिमिया नर्वोसा
प्रश्न बहुत ही जो आपके हार्ड लेवल है, हाई स्टैंडर्ड के तैयार किए गए हैं। और ये देखिए 30 प्रश्नों का वीडियो है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई 20 प्लस कर देगा। ये रियलिटी है ना, मैं इसमें कोई मिथ्या वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी कि अगर इसमें जिसने 20 प्लस कर दिया ना, मैं गारंटी लेता हूँ उसका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का है भाई, उसका सिलेक्शन पक्का होगा। आप मेरे से मिल लेना 20 प्लस जिसने इस वीडियो में कर दिए है ना, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए बुलिमिया नर्वोसा देखते हैं क्या है, ये रोग क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बुलिमिया नर्वोसा में भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगती है, भूख अधिक लगती है, प्यास कम लगती है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न नहीं, दो प्रश्न बनाएंगे हम, है ना। एक तो होता है बुलिमिया नर्वोसा और दूसरा होता है दोस्तों एनोरेक्सिया नर्वोसा। याद रख लेना, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। अब बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा में व्यक्ति को भूख अधिक लगती है, ठीक है। जो बुलिमिया नर्वोसा है इसे देखिए, फिर आप अब ये कहोगे कि सर आपने बताया बुलिमिया नर्वोसा भूख अधिक लगती है। अरे भूख अधिक लगती है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सुधा अतिशयता, अगर वहाँ आ गया कि सुधा अतिशयता की बीमारी किस रोग से संबंधित है, बुलिमिया नर्वोसा ही करना है। यानी सुधा को क्या कहते हैं, भूख, और अतिशयता यानी ज़्यादा कर लेता है। कभी कभार क्या होता है, व्यक्ति है ना हद से ज़्यादा है ना जो भोजन कर लेता है, और है ना इसे ईटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, नाम याद रख लेना, इसे ही ईटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं इसको ना, और सुधा अतिशयता भी कहते हैं, इसे बुलिमिया नर्वोसा भी कहते हैं। फिर ज़्यादा भोजन करता है तो या तो दवाओं के माध्यम से उल्टी करता है, दवाओं के माध्यम से बाहर निकालता है या उल्टी करके बाहर निकालता है, ठीक है। ये तो वह बुलिमिया नर्वोसा। अब आ जाएगा दोस्तों एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा इसमें होता है सुधा का अभाव, भोजन का अभाव। एक चीज़ के लिए सॉरी, ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है ना वो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ठीक है। सॉरी, क्योंकि गलती तो हो जाती है। अभी जो ईटिंग डिसऑर्डर है ये एनोरेक्सिया से संबंधित है, ठीक है। इसको आप बुलिमिया नर्वोसा मत करना, क्योंकि उसमें अतिशयता होती है। ईटिंग डिसऑर्डर मतलब भोजन में कमी। तो देखिए कभी कभार व्यक्ति क्या करता है, अच्छी तरह से समझ लेना, एनोरेक्सिया नर्वोसा इस प्रकार का एकाध प्रश्न मनोविज्ञान का आपके जरूर आएगा। अब देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा में दोस्तों विशेषतः तो लड़कियां, ठीक है, विशेषतः इसके जो मरीज होते हैं वो लड़कियां होती है ना। क्या है कि लड़कियां वजन कम बढ़ने के उपाय करती हैं, और वजन कम बढ़ने के लिए वो क्या करती है, भोजन कम करती है ना। इससे कभी कभार मृत्यु तक का भी मामला जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी भूख कम करना, है ना, यानी खुद ही करते हैं भूख कम। और बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, भोजन ज़्यादा कर लेना, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 10 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है कि बुद्धि तार्किक चिंतन है, उक्त परिभाषा किसने दी थी। आप कहोगे कि सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना। अरे नॉर्मल तो है, लेकिन यहाँ पे आपके कितने प्रश्न तैयार हो रहे हैं परिभाषा से समझ। आपको खुद को पता है कि सभी बच्चे डर रहे हैं, कौन सी परीक्षा कौन सी जो परिभाषा है वो एग्जाम में आएगी, है ना। परिभाषा वहीं एग्जाम में आएगी, आप रट लो। अधिगम टॉपिक की, विकास की, बुद्धि की, समायोजन की, ये जो परिभाषाएं हैं ना कुछ टॉपिकों की, वो बस रट लो अच्छी तरह, वहीं आएगी और उनमें से आप कर दोगे, है ना। वो परिभाषाएं मैं बहुत ज़्यादा आपको डेली सोल्व कराता हूँ साइको के वीडियो में, तो उसका 1 या 2 प्रश्न जरूर आएगा, किसका, परिभाषाओं का, ठीक है। अब वो बुद्धि की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम पढ़ रहे हैं बुद्धि की, एक प्रश्न नहीं बल्कि यहाँ पे 4 परिभाषाएं तैयार कराऊंगा। कैसे, देखिए बुद्धि तार्किक चिंतन है, ये किसने कहा, ये स्पीयरमैन ने कहा जी, है ना। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका कि बुद्धि तार्किक चिंतन है, उक्त परिभाषा किसने दी, स्पीयरमैन ने, ठीक है। टर्मन की देख लीजिए, टर्मन ने कहा कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता या क्षमता क्या है, बुद्धि है, ठीक है। ये टर्मन ने कहा। बकिंगम ने कहा कि बुद्धि अधिगम करने की या सीखने की योग्यता है, अधिगम या सीखने की योग्यता है बुद्धि, ये कहा बकिंगम ने, ठीक है। स्पीयरमैन ने क्या कहा, तार्किक चिंतन है। टर्मन ने कहा अमूर्त है, यानी बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। और बकिंगम ने कहा कि बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। जबकि जो वुड्रो है, कौन, वुड्रो, वुड्रो ने कहा कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये वुड्रो ने कहा। यहाँ पे 4 परिभाषाएं बन गई है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 11 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों कि नवजात शिशु की अवस्था होती है, नवजात शिशु की अवस्था होती है। तो देखिए नवजात शिशु की अवस्था क्या होती है। देखिए दोस्तों नवजात शिशु यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है उसे ही कहते हैं नवजात शिशु। देखिए नवजात शिशु की तो अवस्था होती है जन्म से 2,
जो हम विकल्प बना रहे हैं वो भी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि हम उससे और प्रश्न बन रहे हैं, उसी के विकल्प बना रहे हैं ना। बाकी अन्य जो विकल्प है उसी में से प्रश्न निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। नवजात शिशु की अवस्था क्या होगी, जन्म से 2, यानी कि 0 से लेकर 2 सप्ताह। अब नवजात शिशु के 2 प्रकार हुए। नवजात शिशु के अवस्था, जो नवजात अवस्था है उसके 2 प्रकार है ना। पहला प्रकार तो ये रहा, जन्म से 30 मिनट की अवस्था, इसे कहेंगे पूर्व नवजात। इसे क्या कहेंगे, पूर्व नवजात, ठीक है। पूर्व नवजात में पूछे आपको अवस्था, समय क्या है, जन्म से 30 मिनट। और दूसरा प्रकार है, वो भी देखिए यहाँ ऑप्शन में बढ़ा लिया मैंने, 30 मिनट से 2 सप्ताह। अब इसे भी कहते हैं नवजात, ठीक है। अब मान लो परीक्षा में आ गया कि नवजात शिशु की अवस्था क्या है, अब ऑप्शन में ये भी आ जाएगा, ये भी नवजात और ये भी, इसका भी नवजात, इसका तो 1 नंबर है और इसका क्या है, इसका 3 नंबर। अब आप कौन सी करोगे दोस्तों, आप ये करना, ठीक है। नवजात की पूछी है, ये करना। अब पूछे नवजात का दूसरा प्रकार, नवजात ही बोलते हैं उसको, उसके 30 मिनट से 2 सप्ताह होगा, ये यहाँ पे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 है, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत दिया, ये पूछा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत सूझ का सिद्धांत है तो कोलर ने दिया था। बालू का सिद्धांत ये दिया था थॉर्नडाइक ने। और चिन्ह अधिगम सिद्धांत टोलमैन ने दिया था। बचा कौन सा, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत में होता क्या है दोस्तों, कि बांडुरा ने इसे एक तो प्रेक्षणात्मक अधिगम भी इसको कहा जाता है, प्रेक्षणात्मक अवलोक, है ना। प्रेक्षण का अर्थ देखना होता है, अवलोकन का देखना होता है ना। और इसे अनुकरणात्मक भी कहा जाता है, इसे ही मॉडलिंग सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। मॉडलिंग सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक और अवलोकन अधिगम सिद्धांत, है ना, अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत को। इसमें क्या इन्होंने ये बताया कि बालक है वो जो कुछ भी करके सीखता है तो वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यानी किसी को देख कर सीखता है, किसी को अवलोकन करके सीखता है। इससे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी इन्होंने कहा, क्योंकि देख के कहाँ से सीखेगा, अपने समाज से ही तो सीखेगा, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा, है ना। देख लो इसके कितने उपनाम हैं, ये भी याद रख लेना। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 13 है, वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। दोस्तों व्यक्तित्व का आया, व्यक्तित्व के निष्पादन परीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए हरमन रोडसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने हरमन रोडसा शाही डब्बा परीक्षण दिया। जेल मोरेनो इन्होंने समाज नीति विधि दी थी। और लियोपार्ड बेलक थे, उन्होंने तो सीएट दिया था, केट, ठीक है, ये दिया था। तो ये तीनों तो नहीं है, बल्कि देखिए एक नाम आता मैं और हार्टसोर्न का। मैं और हार्टसोर्न ये 2 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व के निष्पादन परीक्षण विधि का प्रतिपादन किया, इनके प्रवर्तक कहलाए, है ना। अब देखिए निष्पादन परीक्षण है क्या, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए निष्पादन परीक्षण में ईमानदारी का गुण मापा जाता है। हालांकि व्यक्तित्व की ईमानदारी का गुण मापा जाता है, और इसमें वैयक्तिक विभिन्नताओं की व्यावहारिक विधि से कहा जाता है, क्योंकि सब में ईमानदारी अलग अलग होती है ना। वैयक्तिक विभिन्नताओं की व्यावहारिक विधि है, यह होती है निष्पादन परीक्षण विधि। और इसके प्रवर्तक कौन है, मैं और हार्टसोन, ये व्यक्तित्व की विधि, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 14 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 15 अच्छा प्रश्न है, और आपको पता है कि आपके नया टॉपिक जोड़ा है ना, चिंतन और अधिगम, है ना। तो वहाँ से प्रश्न उठाया है, तर्कना, तो ये चीज़ है वहाँ से ना, तर्क चिंतन, ये नए टॉपिकों से प्रश्न उठाए हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, देखिए देखने से पता चलेगा। और ऐसे ही प्रश्न आने वाले आपको बताया, यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटने पर क्या उत्तर आएगा। राम इस समस्या को हल करने के लिए चिंतन का सहारा लेता है। उपयुक्त कथन में निहित चिंतन का उदाहरण क्या है, सर्जनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन। तो देखिए इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए सर्जनात्मक चिंतन क्या है, नंबर 1, सर्जनात्मक चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, ठीक है। सर्जनात्मक चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। इसमें जो भी तथ्य, जो भी चीज़ बालक को दी हुई है, उसमें खुद की तरफ से नए तथ्य जोड़ता है, यानी सर्जन करता है, रचना करता है, नए तथ्य जोड़ता है, उससे कहते हैं सर्जनात्मक चिंतन, यानी कि आगमनात्मक चिंतन है, ठीक है। हो गया ये। इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं है, ठीक है, इसका ये नहीं है तो ये हट जाएगा। फिर हो जाता है अभिसारी चिंतन। ये अभिसारी चिंतन है ना, यही इसका उत्तर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए कैसे। अभिसारी चिंतन संबंधित होता है बुद्धि से। किससे होता है, बुद्धि से। अब देखिए 10 में से 4 घटना है, तो बालक बुद्धि का ही तो प्रयोग करेगा, मस्तिष्क का ही तो प्रयोग करेगा ना। तो इस प्रकार यहाँ भी सारी चिंतन सही हो जाएगा।
अभिसारी जो चिंतन है इसे निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। आगमनात्मक चिंतन किसे कहते हैं? सर्जनात्मक को अभिसारी को कहते हैं निगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। बस इसमें याद रखना कि समस्याएं अनेक होती है लेकिन हल एक होता है। अभिसारी चिंतन में, सुन लो अच्छी तरह, अभिसारी चिंतन में समस्या अनेक किंतु हल एक होता है। ठीक है, यह है अभिसारी चिंतन। आगे चलते आलोचनात्मक चिंतन। व्यक्ति जब गुण दोष के बारे में चिंतन करता है तो वो आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है ना। ये भी नहीं। और अब अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन जब व्यक्ति कल्पनाशीलता का प्रयोग करता है और अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करता है तो वो है अपसारी। अभिसारी का संबंध बुद्धि से और अपसारी का संबंध सृजनात्मकता या कल्पनाशीलता से ना। इसमें याद रखना अपसारी और अभिसारी में क्या अंतर है? अभिसारी में मैंने बताया कि हल एक है, समस्या अनेक होगी। अपसारी में समस्या क्या आएगी? एक, और जो हल है वो अनेक आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो 15वां प्रश्न था दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 2 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है।